अब जैसे कि कुर्मी जनजाति है, कुर्मी अपने आप को जनजाति में सूचीबद्ध करना चाह रहे हैं। उन्होंने रेल टेका का आंदोलन किया, आज डहर छेका का आंदोलन कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज भी अपना चट्टानी एकता दिखाने के लिए कि जो 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली किया जा रहा है, उसमें लाखों की संख्या में तो भीड़ होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा। चारों दिशा से अलग अलग जिलों से लोग आने वाले हैं और पूरे झारखंड के सभी जिलों से इस तरह से आज कुर्मी समुदाय अपने आप को आदिवासी का दर्जा के लिए जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और अपने आप का जो केंद्र सरकार तक बात को पहुंचाना चाह रहे हैं और अपनी मांगों को जिस तरह से संवैधानिक रूप दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह समुदाय अगर आदिवासी बनेंगे तो निश्चित तौर पे आज आदिवासी समाज जिस तरह से हाशिए में जा रहा है, बनने के बाद वो पूरी तरह से हाशिए में चले जाएंगे। इसलिए पूरे झारखंड से आज विभिन्न जिला इनके विरोध में आदिवासी नहीं बने बोल के आंदोलनरत है। आज प्रभात तारा मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 अक्टूबर आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। अपनी अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए पूरा आदिवासी समाज पूरे झारखंड राज्य से इस प्रभात तारा मैदान में उलगुलान करने वाला है। और जिस तरह से इनका कहना है कि अपना इतिहास को चुहाड़ विद्रोह जिसमें अपने महापुरुष को इसने जोड़ने का काम किया, साथ ही साथ जिस तरह से फर्जी दस्तावेज पे दावा कर रहे कि हम लोग आदिवासी है, आदिवासी समाज उनका कटाक्ष करता है और अपनी आदिवासी एकता का जो परिचय देने के लिए पूरे राज्य भर से आदिवासियों को आह्वान करता है कि विभिन्न राज्यों में के जो आदिवासी है, जिस तरह से मणिपुर में आज कुकी और मतई जनजाति का जो लड़ाई चल रहा था, कहीं ना कहीं वो लड़ाई आज झारखंड में देखने को मिल रहा है और झारखंड को हम लोग कभी भी आपसी एकता को तोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए जिस तरह से आप सरकार को प्रेशर के माध्यम से आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रेल टेका का आंदोलन किया, आज डहर छेका का आंदोलन कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज भी अपना चट्टानी एकता दिखाने के लिए 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हम लोग भी आह्वान किए हैं कि भारी से भारी संख्या में आदिवासी समाज अपनी हक अधिकार के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए प्रभात तारा मैदान में भारी संख्या में कूच करने का काम करेगा। और तय हो चुका है, विभिन्न जिलाओं से भी हम लोग को सूचना प्राप्त हो चुकी है, भारी संख्या में लोग यहां पे आने का काम करेंगे। और हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी भाई बंधु इस महारैली में शामिल हो रहे हैं तो अपने साथ जो मांग का तख्ती है, साथ में अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस रैली में शामिल होने का आप लोग से अपील करते हैं। और आज आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और जो महारैली है आदिवासी बचाओ महारैली, तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से युवा मोर्चा भी समर्थन करता है और आदिवासी समाज से आह्वान करता है कि आप अपने हक अधिकार के लिए साथ समय आप प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर को उपस्थित होने का कृपा करेंगे। आदिवासी हुंकार महारैली के तत्वाधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने सुनिश्चित किया है और मुख्य तौर पे तैयारी को लेके है। चूँकि तैयारी को लेके यही कहना है कि चारों दिशा से अलग अलग ज़िलों से लोग आने वाले हैं और इसका में जोन बांटा गया है, खासकर शहरों के लिए। शहर से जैसे कि आप खुट्टी तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो पैदल मार्च करते हुए पुराना विधानसभा मैदान में जमा होते हुए पैदल मार्च करते हुए आएंगे। जो हमारा सेंट्रल शहर है वहाँ हड़मू मैदान में लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए प्रभात तारा मैदान आएंगे। और उसी तरह तीसरा जो हमारा पॉइंट है आपका पुराना नया विधानसभा के सामने मैदान में, वहाँ लोग जमा होके खुट्टी बेड़ों के मांडर के लोग वहाँ जमा होके आएंगे। और मुख्य तौर पे इसमें वॉलंटियरों की संख्या भी दर्शाई गई है कि हम लोग के जो भी लोग हैं उसे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि तैयारी अंतिम चरण पे है और अधिक से अधिक लोग प्रभात तारा मैदान 17 अक्टूबर को 11 बजे तक पहुँचे। आदिवासी हुंकार महारैली के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम मीडिया के बंधुगण, तमाम नौजवान साथी, जिनके बदौलत 17 अक्टूबर का आदिवासी हुंकार महारैली एक बड़ा जनसैलाब के साथ में यहाँ होने वाला है। मैं मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड के आदिवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा, आमंत्रण करना चाहूँगा
कि आज जिस तरह से आदिवासी समाज पे हमला हो रहा है, उस हमले से कैसे हम लोग बचे, हमारे पुरखों द्वारा जो दी गई विरासत है, जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे हम इन तमाम व्यवस्थाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे संचालित कर पाए, इसके संदर्भ में ये रैली आहूत की गई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निरंतर कई वर्षों से लगातार आदिवासी समाज में कई तरह के हमले हो रहे हैं। वर्तमान समय में कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति के दर्जा पाने के लिए कई तरह के रेल टेका, डहर छेका जैसे कार्यक्रम का आयोजन किए, लेकिन आज आदिवासी समाज जाग चुका है। चूँकि आदिवासी हमारे पुरखा ऐसे आंदोलन किए थे जिन्होंने हमारा जीवन शैली चलने के लिए जल जंगल ज़मीन को भी बचाया, और आज देश की आज़ादी का जो नींव भी हम लोग देखते हैं तो प्रथम पंक्ति में रह के हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़ाई को लड़ा था। हम उनके संतान हैं। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के समस्त आदिवासियों से आह्वान करते हैं कि आप लाखों की संख्या में उपस्थित हो। जैसे युवा साथियों ने आप लोगों को बताया कि हर क्षेत्र से लोग, पूरे झारखंड के सभी जिलों से, चाहे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे जनजाति के लोग हैं, सभी जनजाति के लोग इस जनसैलाब में शामिल हो रहे हैं। और आज इस जनसैलाब जो उभरेगा, हम एक संदेश केंद्र सरकार को देने का काम करेंगे कि आज आदिवासी समाज झारखंड ही नहीं, अगर झारखंड राज्य की अगर नींव रखी गई थी तो आदिवासियों का कस्टम सिस्टम कल्चर पर ही रखा गया था, इसीलिए झारखंड राज्य को उसी नींव पे अलग किया गया। और आज अगर देश की ही बात करें तो आज हम नहीं बोलते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश के पहले नागरिक आदिवासी हैं। तो हम उन पुरखों का सम्मान करते हैं। आज एक जगह हम लोग जो भी धर्म को मानने वाले रहते हैं, जो भी जात के लोग रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं भाईचारा बना के। तो हम चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप भाईचारा बना के रहें। और आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा समस्त झारखंड वासियों को, नौजवानों को, युवतियों को, कि आप इस रैली के दौरान किसी भी मीडिया से आपको कोई बातों को पूछा जाए तो आप कभी भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, मर्यादित भाषा का आप उपयोग करें। किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कई रैलियों के माध्यम से लोग अलग अलग बयान देते हैं, कोई उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। आदिवासी समाज एक सभ्य समाज है। एक दो के चलते मैं पूरा समाज को बदनाम होता नहीं देखना चाहता। मैं सबों से अपील करता हूँ कि आप मर्यादित शब्द का उपयोग करें। हम संवैधानिक तरीके से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुर्मी जाति जो शुरू से कभी भी जनजाति का दर्जा उनको नहीं मिला, हम मांग करते हैं कि उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाए। आज उनके द्वारा ही कहा जाता है कि हम आदिवासी मूलवासी भाई भाई हैं। निश्चित रूप से हम भाई भाई हैं। कई लोग अलग अलग बातों में आज उलझाने का काम करते हैं। कई जानकार लोग बोलते हैं कि इसको मणिपुर बनाएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं, लोगों से अपील करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे इस झारखंड राज्य को मणिपुर नहीं बनने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे भाईचारगी जरूर दिखाएंगे, लेकिन जो हमारी संवैधानिक हक की लड़ाई है, जिससे मेरा आरक्षण में हमला होगा, आज वैसे चीज़ को बचाने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा रैली का आह्वान किया है। इसका ट्रेलर आज सभी देख चुके हैं। पूरे झारखंड के अन्य जिलों में लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं। आज मुझे उम्मीद है कि ये प्रभात तारा मैदान पूरा भरेगा। करीबन 4 से 5 लाख को इस प्रभात तारा मैदान में लोग उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से सभी लोग एक नारा के साथ में, झंडी के साथ में, तख्ती के साथ में एकदम सभ्य तरीके से डिसिप्लिन में आज यहाँ उपस्थित होंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जब लोगों से पूछेंगे, उन्हीं एकदम सटीक सवालों को पूछे, ताकि हमारे लोग उसको जवाब दे पाए कि आप किस लिए यहाँ आए हो। तो हम लोग जानते हैं कि कुर्मी जनजाति, यहाँ कुर्मी जाति जो जनजाति में शामिल होना चाहता है, उसको रोकने के लिए, उसकी मांग को हम, जो गलत तरीके मांग है, उसको हम केंद्र सरकार को बताने के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रभात तारा मैदान में मौजूद सभी मीडिया बंधुओं, दादा दीदी लोग को जोहार। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आगामी 17 अक्टूबर को जो आदिवासी हुंकार महारैली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रही है, उसके विरोध में आदिवासी हुंकार महारैली प्रभात तारा मैदान में किया जा रहा है आगामी 17 अक्टूबर को। मैं बताना चाहूँगा, ये आगामी जो 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली किया जा रहा है, उसमें लाखों की संख्या में तो भीड़ होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा। 4-5 लाख से भी ज़्यादा भीड़ होगी। 10 लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग लगातार विभिन्न जिलों से लोग संपर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अलग राज्य से भी हम लोगों के पास कॉल आ रही है। महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, ऐसे कई अलग राज्य से यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग आ रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक होगा, इसलिए सभी मीडिया बंधु आप लोग तैयार रहिए। ये ऐतिहासिक
महाजुटान आदिवासियों का है आदिवासी हुंकार महारैली आगामी 17 अक्टूबर को। और जिन जिन लोग हमारे आदिवासी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर से जरूर आए। ये आदिवासी हुंकार महारैली आदिवासी एकता का परिचय है। अगर आपको आदिवासी एकता का परिचय देना है तो आदिवासी हुंकार महारैली में 17 अक्टूबर को जरूर से जरूर आना है। इसलिए आप सभी को आए, सभी को जोहार। सबसे पहले सबको जोहार। और अभी झारखंड में जो मुद्दा है कुर्मी और आदिवासी के बीच में, कुर्मी भाई आदिवासी में आना चाह रहे हैं, ये मामला धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका है। और इस मामला को समाज में बिल्कुल ही संवेदनशील तरीके से हम लोग को देखना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जनजाति क्या है इसको समझना होगा। जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जो पूरे विश्व में शासन कर रहे थे और पूरे विश्व में जनजाति जिसको आदिवासी भी हम कहते हैं वो थे। और पूरे विश्व में जब ये दोहन करने वाले ब्रिटिश उनको पहचान करने के लिए, ताकि ब्रिटिश के दिमाग में शुरू से ही क्या था कि वो अपने आप को नस्ल के आधार पे ऊपर मानते थे, इसलिए पूरे विश्व में आदिवासियों को पहचान करना चालू किया और जनजाति नाम दिए। लेकिन मज़े की बात है कि जनजाति मतलब आदिवासी, उनको जो नाम दिया गया, जो जंगल में रहते थे, पहाड़ में रहते थे, समुद्र में रहते थे, उनको जंगली असभ्य के रूप में देखा गया और अपने जो ब्रिटिश के लोग थे उसे असभ्य के रूप में देखने का काम किए। इस भावना के आधार पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब भारत में जो भी ट्राइबल है, तो आज़ादी के समय में कई ट्राइबल का नाम शुरू में ही चढ़ गया और कुछ बाद में चढ़ा। तो उसमें लोकुर कमेटी में जो पॉइंट है, 5 पॉइंट, ये अभी हम लोग सबको जान रहे हैं। आदिम जनजाति, गुण का विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय से संपर्क में संकोच, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो ये आया कहाँ से, इसको जानना होगा। तो ये जो लोकुर कमेटी में जो भी आया है, ये 5 पैरामीटर, इस 5 पैरामीटर को एंथ्रोपोलॉजी के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जिनमें कुछ का नाम हम बताना चाहेंगे, रेल्फ लिंटन, लूसी मेयर, L.M. लेविस, D.N. मजूमदार, G.W.B. हार्डिंग फोर्ट्स, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, इंपीरियल गेस्टियर, इन लोग कई तरह से परिभाषित करने का कोशिश किए। और परिभाषित करने के बाद उनमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य गुण हैं, उन गुणों के आधार पर लोकुर कमेटी का निर्माण हुआ, जिससे भारत में अभी पहचान होती है और ट्राइबल लोग उसमें जाते हैं। ट्राइबल का पहचान के लिए तो लोकुर कमेटी है। एंथ्रोपोलॉजी में बिल्कुल सही, जैसे कि अभी कई जनजातियां, उनको भी जनजाति के रूप में अंग्रेजों ने नाम रखा। अब जैसे कि कुर्मी जनजाति है, कुर्मी अपने आप को जनजाति में सूचीबद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में भी कृषक समुदाय को अलग नाम दिया हुआ है और अलग से पहचान किया गया है। उसको कई मानवशास्त्री, एरिक वुल्फ, एल्फ्रेड कोबर, थियोडर सैनिन, मार्शल डी सालिंस नामक वैज्ञानिक ने उन्हें अलग से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि कृषक और फार्मर में अंतर है। कृषक का मतलब हो गया गरीब, लेकिन छोटे भूखंडों में जीवन यापन करने के लिए कृषि का उपयोग करते थे, और कृषि का उपयोग में वो व्यापार नहीं करते थे, केवल अपने परिवार के भरण पोषण का उपयोग खेतिहर का काम करते थे। इस कैटेगरी में कुर्मी समुदाय को रखा गया। ये वैज्ञानिक तथ्य है, जिसके कारण में किसी भी हाल में ये
कुर्मी भाई आदिवासी में नहीं आ सकते हैं। अब हमारे पास डाल्टन का भी किताब है, डाल्टन का किताब हो गया, फिर रिजले सर का भी किताब है। उसमें भी सीधे ये कहा गया है उनका संबंध मराठा से है, फिर कृषक के रूप में इसमें डिनोट किया गया है। अब उन लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं पे शुरू से रहे हैं। उन लोग कई बार रिजले सर का नाम लेते हैं और रिजले सर का ही किताब में उनका कृषक के रूप में बता रहा है, और डाल्टन के किताब में भी बता रहा है कि वो मराठा से संबंध है। उन लोग कहते हैं कि हम लोग बिहार के लोगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ के समय में बिहार, झारखंड, बंगाल नहीं था, बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल प्रेसिडेंसी में पूरा इलाका टोटल जो बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और कुछ उत्तरी क्षेत्र भी आते थे, इसलिए उनका ये दावा खत्म होता है। एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में ही एक शब्द आता है जिसको हम लोग को समझना होगा। एक शब्द आता है जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव्ड है, जिसको कहते हैं जनजातीकरण। जनजातीकरण का मतलब हो गया आदिवासी सबसे पुराना रहने वाले लोग हैं, आदिम ज़माने से हैं। वहाँ पे कोई गैर आदिवासी अगर रहता है तो आदिवासियों का कल्चर उनमें धीरे धीरे समावेश होता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? जनजातीकरण। अब कुर्मी भाई, कुर्मी समुदाय या अन्य समुदाय जो अभी आदिवासी में आना चाहते हैं, उनमें भी जनजातीकरण, जिसको अंग्रेजी में ट्राइबलाइजेशन कहते हैं, ये गुण उनमें आया। अब इसके आधार पे वो दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इस चीज़ को बिल्कुल नकारता है। फिर कहता है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं वो अपने संस्कृति का विघटन करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, जिसको असंस्कृतिकरण मानव विज्ञान के आधार पर कहते हैं। इसका मतलब उनका जो मूल है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद आदिवासी सभ्यता में प्रवेश करते हैं, और यह भी हुआ है उनके साथ। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय में घुसने के लिए अभी और 5-6 जातियां लगी हुई हैं। खतरा यहाँ यह भी है कि अभी हम लोग कुर्मी के प्रतिरोध कर रहे हैं, ये कब तक? उसके बाद दूसरा समुदाय आएगा, क्या उसके पीछे भी हम लोग प्रतिरोध में लगे हुए रहेंगे? उसके बाद फिर हो रहेगा, उसके बाद फिर होगा। इन सब वैज्ञानिक धारणाओं को हम लोग को समझना होगा। और एक चीज़ और है, विज्ञान के ही किताब में, मानव शास्त्र के किताब में ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लोग, कुछ समुदाय अनुसूचित जनजाति बनना क्यों चाहते हैं। इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, ये सभी लोग जान रहे हैं कि क्यों बनना चाह रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के आधार पे आदिवासी पे क्या बुरा असर होगा, ये हम लोग सबको जान रहे हैं। अब हम ध्यान खींचना चाहेंगे थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ वो बहुत ही आक्रामक थे, कई विद्रोह हुआ। सभी विद्रोह का नाम हम लेना नहीं समझते हैं। और भाषाई प्रॉब्लम था, अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज का वार्ता नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे पूर्वज की भाषा और उनकी भाषा में बहुत ही अलग थी। कभी भी वो टेबल टॉक करने का काम नहीं किए, वो सीधे क्या आक्रामक तरीका से हमला करने का काम किए, जिसके कारण अंग्रेजों में आदिवासियों के प्रति भयानक भय था। इस चीज़ को हम लोग समझना होगा। जब तक इन बातों को हम लोग नहीं समझेंगे, तब इसके जड़ तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तब अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े बड़े मानव शास्त्रियों को, रिजले सर, डाल्टन सर, इन लोगों को यहाँ पे मानव शास्त्र के आधार पे भाषाई पहचान करने के लिए
नस्लीय पहचान करने के लिए यहाँ पे सर्वे कराए, ताकि इनको हम पहचान सकें कि कौन किस कहाँ का कौन जनजाति है, कौन भाषा बोलता है। अब यही मुद्दा है जो कई लोग दावा करते हैं कि आज़ादी के पहले जो जनगणना हुआ 13 का नाम आता है दादा, फिर 31 का नाम आता है कि उसमें मेरा नाम था। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा, आप पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत के आदिवासी, गैर आदिवासी, यहाँ तक कि जो आदिवासी में घुसने की मंशा बनाए हुए हैं, उनको जानना होगा कि उस समय अगर सूचीबद्ध किया था अंग्रेज, तो आपको कोई संवैधानिक लाभ देने के लिए नहीं किया था। वो कहीं अगर आंकड़ा में नाम लिखा है तो केवल और केवल मकसद था अपने प्रशासन शासन को मजबूत करने, और आपने जो आक्रामक तरीके से हमला किया उससे बचने के लिए और आपको नियंत्रण करने के लिए किया है, न कि कोई लाभ देने के लिए। अब दोनों की जनगणना की बात हम करते हैं या डाटा कलेक्ट की बात करते हैं, इसको समझना होगा। अभी भारत में जब जनगणना की बात होती है, जाति जनगणना, तो जाति जनगणना का मतलब हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए। ये जो जाति जनगणना भारत में जब आज़ादी के बाद होगी तो सटीक प्रस्तुतिकरण, प्रतिनिधित्व, बेहतर नीति निर्माण, सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक असमानता है उसको दूर करने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, सामाजिक संरचना को समझने के लिए, संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। लेकिन क्या अंग्रेजों के समय जो डेटा कहीं कहीं उन लोग देख रहे हैं और देखने के बाद उतावले होके मन में मनसा रख रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वैज्ञानिक तरीके से जब जांच होगी वो किसी भी तरह से वो टिक नहीं पाएंगे। आज़ादी के बाद सामाजिक तरीके से जो पिछड़े थे, एसटी की जांच हुई, एसटी में रखा गया। एससी की जांच हुई, क्राइटेरिया है, बोलना लंबा हो जाएगा। ओबीसी का क्राइटेरिया है, उसके आधार पे ओबीसी को रखा गया, ताकि सामाजिक अलग अलग तरह से विभेद होने के कारण उनका ट्रीटमेंट का भी तरीका अलग अलग ढूंढा गया, जिसमें एसटी को एसटी सूची में रखा गया, एससी को एससी सूची में रखा गया और ओबीसी को अलग सूची में रखा गया। अब आते हैं संविधान के नज़र में मामला कहाँ है, इसके आधार पर हम कहना चाहते हैं। देखिए, संविधान को समझने के लिए पहले ये जानना होगा, संविधान में, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं। 25 भाग में सब में हम चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। भाग नंबर 3 जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, पूरे संविधान का सबसे मेन लक्ष्य है। संविधान का क्या लक्ष्य है? फंडामेंटल राइट। उसके बाद भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 5वां में है मूल कर्तव्य, सभी लोगों की कर्तव्य। यह है वस्तु स्थिति के आधार पे संविधान का लक्ष्य है। लेकिन फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, कोई कर नहीं सकता है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में हम ज़्यादा नहीं एक चीज़ में ध्यान दिलाना चाहेंगे। फंडामेंटल में आर्टिकल 13 में कहता है, उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करना है। केवल दो अनुच्छेद का हम बात करेंगे, 2 संविधान का। उसमें पहला कहता है आज़ादी के पहले जो भी कानून है, लेकिन फंडामेंटल से असंगत नहीं है। माने फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिया गया है 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद, उसके विरोध में नहीं जाता है। आज़ादी के पहले बना हुआ कोई कानून है तो वो यथावत रह सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, अगर कोई उसके विरोध जाता है तो वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब मैं पूरे समाज से ये कहना चाहता हूँ, जो आज़ादी के पहले दावा करते हैं कि हमारा ये कानून था, फिर एट्रोसिटी का नाम लेते हैं दादा, और कई तरह का नाम लेते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल का फंडामेंटल राइट्स को वो हनन कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर दे रहा है? 0 कर दे रहा है। फिर एक चीज़ और बता रहे हैं,
ये हो गया आज़ादी के पहले की बात हो गई। आज़ादी के बाद फिर आर्टिकल 13 हमको पावर देता है, पूरे भारत के लोगों को पावर देता है, जिसमें आदिवासी को भी पावर मिल रहा है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाइएगा कि किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का किसी का हनन नहीं हो। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई स्थानीय सरकार किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती है जिसमें कुर्मी या कोई अन्य आदिवासी बनना चाहेंगे तो उससे फंडामेंटल राइट मेरा हनन होगा। अब सवाल उठता है कि क्या हनन हो सकता है, तो मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि आर्टिकल 15 का 4 का मेरा हनन होगा, आर्टिकल 16 का 2 का हनन होगा, आर्टिकल 17 का हनन होगा, आर्टिकल 19 5 का हनन होगा। इसके अलावा ये हो गया मेरे फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में कोई भी हमको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। फिर कहता है कि आर्टिकल 29 ये हो गया अदर फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट में। फिर आर्टिकल 46, फिर आर्टिकल 243 का घ, आर्टिकल 243 का न, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 का, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ये सभी सारे आदिवासी को दिए गए हैं। आर्टिकल 334 का क, आर्टिकल 335, आर्टिकल 338 का क, आर्टिकल 339, आर्टिकल 342, आर्टिकल 366, माने सभी ये किसको दिए गए हैं? ट्राइबल को। अब कहता है, इसमें समझने की कोशिश करना है, एक फंडामेंटल राइट में, एक अदर में, इन दोनों में जब हमारा हनन होगा, अगर फंडामेंटल राइट्स में हनन होगा तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा आर्टिकल 32 खड़ा है। फिर अगर फंडामेंटल राइट से अगर कोई किसी भी आर्टिकल में हमारा हनन होता है तो आर्टिकल 226 हमारा प्रोटेक्शन में खड़ा है। ये सभी आदिवासी भाई को जानना होगा। और साथ ही साथ 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची भी हमारा है। इन सब हनन होने के कारण कोई भी आर्टिकल 13 के आधार पर अंग्रेज के पहले का कानून और अंग्रेज के बाद का कानून, नया कानून बनने की संभावना ही नहीं है। इसलिए जो अन्य लोग मनसा बनाए हुए रखे हैं उनको भी जानने की कोशिश करना है। लेकिन अब हम लोग को करना क्या है? हम अपने भाई बंधु आदिवासी समाज, झारखंड नहीं पूरे भारत में हम चाह रहे हैं। इस ढंग से हो क्या रहा है, ब्रिटिश समाज में, ब्रिटिश साम्राज्य के समय में कुछ त्रुटियां हुई, जाति जनगणना में भी त्रुटियां हुई, नस्लीय वर्गीकरण में त्रुटि हुआ, भारत के आदिवासी का कस्टमरी लॉ लिखित नहीं है, मौखिक है हमारा, उससे भी दिक्कत हो रहा है। फिर जानकारी का अभाव, जनजातिकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव, असंस्कृतिकरण के कारण और जितने एंथ्रोपोलॉजी के कारण में कई तरह का ये कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे गैर लोग आदिवासी में घुसना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक आपस में बैठक करें और सभी आदिवासी भाई में जागरूकता होनी चाहिए। बौद्धिक जन सब आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग क्या करें कि आगे कड़ा से कड़ा कानून बने। इन्हीं सब चंद बातों के साथ हम अपनी मैंने जो कहना था ये कहते हैं।